हाय, आई एम आशीष। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था आपका स्टाफिंग चैप्टर। अगर आपको स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे आपका स्टाफिंग चैप्टर इजी था, ऐसे ही आपका ये चैप्टर भी इजी है। देखो, चैप्टर्स तो आपके सारे इजी हैं, मुश्किल कोई भी नहीं है। बस दिक्कत है, लो बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाहता है, या फिर वो आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठ जाते हैं, इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, पूरा तरीके से नहीं देते ध्यान। तो देखिए, आप मेरी वीडियोस देखें या फिर आप अपनी बुक को पढ़ें, आप कुछ भी करो लेकिन पूरा पढ़ो उसको। ठीक है, एक बार उसको कंप्लीट करो, उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट निकलता है तो भाई साहब हम बैठे हैं फिर आपको बताने के लिए। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में डालिए अपने डाउट्स को। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत इजी चैप्टर्स हैं सारे, आप आराम से इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, तो आपका टर्म 2 के अंदर ये चैप्टर आता है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है जी, तो चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का? देखो, अगर ऑर्डिनरी सेंस में अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, या लोगों को गाइड करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया है क्या मतलब होता है डायरेक्टिंग का? ऑर्डिनरी सेंस में मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। ओके जी। देखो, बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट का, एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, आपने अभी स्टाफिंग किया, अब हम उसके बाद डायरेक्टिंग कर रहे हैं, फिर हम आगे कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। In the context of management of an organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objective. ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आप मानते हो ना इस बात को कि हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना होगा? जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज, जो भी वर्कफोर्स कंपनी में काम कर रही है, जो भी मैन पावर कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, उनको आपको सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होंगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी होगी, काउंसलिंग करनी होगी, उनको लीड करना होगा और मोटिवेट करना होगा। ठीक है जी, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें तो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। हम कौन? मैनेजर्स। ओके, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों को लीड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। देखो, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो इस फिगर में कि ये सारे आपके एम्प्लॉयज हैं और ये आपका एक मैनेजर है जो आपको एक सही राह दिखा रहा है। ठीक है, एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर थोड़ा सा और बोलूँ इसके बारे में, तो एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। ओके, टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। ये प्री डिटरमाइंड गोल्स क्या होते हैं? पहले से डिसाइड किए गए गोल्स। ठीक है भाई, देखो कोई रातों रात तो गोल्स बनाता नहीं है, समझ रहे हो? गोल्स को बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपके जो गोल्स सेट कर दिए जाते हैं, अब उनके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई आपने गोल्स बना दिए फिर बैठ गए और देख रहे हो कि ये अपने आप पूरे हो जाएंगे। ऐसा तो भाई कोई गोल भी अचीव नहीं होगा। आप 1000 गोल्स बना लो, एक बनाओ लेकिन उस पर काम करो। ठीक है, काम करना है तभी वो अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप सोच लो कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, 95% मार्क्स लाने हैं 12th क्लास में, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर गाइडेंस लो। ठीक है, आप चीज़ें पूछो, कोई शर्म की बात थोड़ी है इसमें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप उस चीज़ों को जानने की कोशिश करो, रिसर्च करो उसके बारे में। समझ रहे हो? जो लोग आपको गाइड करेंगे, देखो ऐसा नहीं कोई आपको मना कर देगा। अगर आप अपने टीचर से पूछते हो, मेरे से पूछते हो, किसी से भी पूछोगे जिसको इस बारे में पता होगा तो वो आपको ज़रूर बताएगा। ठीक है, और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं जो डायरेक्टिंग होता है वो मैनेजमेंट का हार्ट है। ठीक है, मैं देखो सिंपल सा लॉजिक है, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, प्लानिंग है इससे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है। क्या इन तीनों फंक्शंस का कोई मतलब बनेगा? क्या कोई यूज होगा बिना डायरेक्टिंग के?
आप प्लान बना लो उनको, फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करो आप, ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने ऑर्गेनाइजिंग में। फिर आप ह्यूमन रिसोर्स का आप उनको हायर करोगे, स्टाफ, अपना स्टाफ क्रिएट करोगे कंपनी के अंदर, ठीक है। लेकिन उनको क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, उनको कितना काम दोगे, कैसे गाइड कर रहे हो उनको इंस्ट्रक्शंस, ये सारा काम आपका डायरेक्टिंग फंक्शन करता है, ठीक है। तो इस फंक्शन के बिना आपका कोई भी फंक्शन का कोई यूज नहीं है। समझ में आ गया? हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है कंपनी का, डायरेक्टिंग फंक्शन से। भाई देखो, आप किसी कंपनी में गए, कोई आपको बता ही नहीं रहा आपको क्या काम करना है, तो क्या करोगे? बैठे रहो जाके वहां पे, ठीक है ना। अपना टाइम खत्म हुआ, 8-9 घंटे जो भी आपका टाइम है, आ जाओ घर पे। एक दिन खाली बैठ जाओ, 2 दिन खाली बैठ जाओगे, तीसरे दिन अपना बोलोगे भाई काम क्या करना है मुझे यहाँ पे, मैं खाली थोड़ी बैठने आया हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टिंग का मतलब, ठीक है ना, कि गाइडेंस प्रोवाइड करना वर्कफोर्स को, वर्कर्स को जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, ये सब काम होता है डायरेक्टिंग फंक्शन का, ठीक है। देखो, इससे ज़्यादा आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे डायरेक्टिंग के बारे में, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो एक बार आप अपनी बुक को पढ़िए, जो भी बुक आप रेफर करते हो, स्कूल में जो भी पढ़ाई जा रही है या आप घर में जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप इस मीनिंग को आप पढ़ना, उसके मीनिंग को, डायरेक्टिंग के मीनिंग को, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचूंगा आपका। हम अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला फीचर है टू इनिशिएट एक्शन, इट इनिशिएट्स एक्शन, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्शन को स्टार्ट कर देता है डायरेक्टिंग फंक्शन। एक्चुअल वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन से, ठीक है। मतलब मैनेजर्स आपको फिर समझाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका एक्चुअल वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टिंग फंक्शन से। चलिए अगला फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, देखो आपको आज सुपरवाइज कर रहे हैं, आज मोटिवेट कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, या फिर आपको आज गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, कल कोई चेंज आ गया, ठीक है ना, या आपको आज कोई इंस्ट्रक्शंस दे दी किसी प्रोजेक्ट के बारे में, कोई नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, या फिर अगले फिर आगे थोड़े टाइम बाद कोई नया प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया, फिर आपको वहां पे आपको कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। काम सिस्टमेटिकली होता है, ठीक है। और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है डायरेक्टिंग, ये चलता ही रहेगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं कभी भी। चलिए, आप किसी भी, आप चाहे आप 10 कंपनीज चेंज कर दो, 10 जगह जॉब कर लो, आप हर जगह देखोगे ये फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल। देखो, एवरी लेवल मतलब आप ऐसे समझो, देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कंपनी के अंदर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, जिसे हम बॉटम लेवल या लोअर लेवल भी कहते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ना, ये आपका हर लेवल पे काम करेगा, ठीक है। भाई देखो, जो टॉप लेवल वाले जो आपके लोग हैं, आपके सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जानते हो ना आप टॉप लेवल पे कौन कौन आते हैं, ठीक है। ये लोग गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं? आपके डिपार्टमेंटल हेड्स, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, जो इन्हें काम दिया जाता है, फिर ये नीचे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, किनको? सुपरवाइजरी लेवल लोगों को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? जैसे फोरमैन हो गया आपके, ये सुपरवाइजरी आप लेवल के लोग होते हैं। तो जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, ये हर लेवल पे काम करेगा, पूरी कंपनी में काम करेगा ये। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर फंक्शन में ये काम कर रहा है, एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टिंग फंक्शन काम कर रहा है और बाकी किसी और फंक्शन में ये काम नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हर लेवल पे काम करेगा, इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। परवेसिव हम इसको कह सकते हैं, परवेसिव जानते हो ना, यूनिवर्सल फेनोमेनन, ओके। अगला पॉइंट है आपका इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को मोटिवेट करेगा? पॉसिबल है? नहीं ना, ठीक है। क्या कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा उसको? अरे वो अगर कर भी रहा है तो क्या एम्प्लॉयर सुनेगा आपकी? ठीक है ना। भाई कोई बड़ा ये चाहता है कि कोई छोटा मेरे को सिखाए? मेरी देखो बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, एक बिल्कुल फैक्ट वाली बात को जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ।
ठीक है भाई, टॉप टू बॉटम डायरेक्शंस आपको बड़े प्रोवाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है भाई, वो तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, ठीक है, ना कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देगा। क्योंकि जो ये सारा काम होता है ये ऊपर से बन के आता है, ना कि नीचे वाले लोग बनाते हैं। कंपनी के लिए डिसीजंस आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, ना कि आपका सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट लेता है। ठीक है, बात समझने की कोशिश कर रहे हो? बहुत सिंपल है यार, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत ही कॉमन सेंस वाले पॉइंट हैं सारे, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले पॉइंट हैं। बस समझने की कोशिश करो। देखो मैंने ना इसके अंदर बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं, देखो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं इन पॉइंट्स को ना डिस्क्राइब नहीं कर रहा यहाँ पे, इनके बारे में जैसे लिखा होता है। देखो यार वो चीज आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हर चीज आपको मतलब एक एकदम ऐसे थाली में सजा के दे दी जाए, उसका क्या क्या मतलब है यार। ठीक है, समझने की कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन इनका नहीं दे सकता, बिल्कुल प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन आप खुद से भी तो कुछ मेहनत करो यार। ठीक है, पेपर मैं थोड़ी देने जाऊंगा या आपका टीचर थोड़ी पेपर देने जाएगा, पेपर में तो आप ही बैठोगे। तो खुद से भी एफर्ट्स डालो, अपनी बुक्स उठाओ, उसको पढ़ो। हाँ, चीजें आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे आपका ये पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया, इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब चाहे आप कोई सी बुक उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो, अब आप पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब आप उसकी लैंग्वेज इजीली पढ़ के समझ जाओगे, चाहे वो हिंदी में है या इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। क्या है अगला पॉइंट? इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सिंपल सा पॉइंट है, ये आपके बिहेवियर पे अफेक्ट करता है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा ये डायरेक्टिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है? देखो पहले आप जब काम करोगे, मतलब अब मान लो कि आप किसी काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, ठीक है, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वहीं आपके मैनेजर ने आपको मोटिवेट कर दिया। इससे क्या होगा, जहाँ पहले आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही थी, अब आपकी परफॉर्मेंस एकदम इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल पॉइंट है। अगला देखते हैं, इट इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट। देखो अब मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, क्या डायरेक्टिंग फंक्शन आप किसी वस्तु पे तो आप अप्लाई कर सकते हो? क्या मैं किसी टेबल को मोटिवेट या इंस्ट्रक्ट या गाइड कर सकता हूँ? क्या क्या मैं किसी मशीन को इंस्ट्रक्ट गाइड या मोटिवेट कर सकता हूँ? पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, मैं ये लोगों पे ही कर पाऊंगा, ठीक है ना। मैं लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने का मतलब क्या है कि मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनको इंस्पायर कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये ह्यूमन एलिमेंट होता है इसके अंदर, डायरेक्टिंग फंक्शन में। तो होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको अब भी कोई इनमें डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, पहला पॉइंट है टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है जी, डायरेक्टिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो पहला क्या है कि एक्शन को स्टार्ट करता है, हेल्प करता है किसी भी काम को स्टार्ट करने में। कौन? डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक कंपनी के अंदर अब मैं अगर 5 डिपार्टमेंट्स बोलता हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपने 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 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब इन हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल अचीव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो एक कंबाइंड गोल है, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अपने आप अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं कंपनी के अंदर, उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम भी क्या कौन करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन करता है। बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेशन, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है आपका डायरेक्टिंग फंक्शंस हर एक एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है उसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि वो ऑर्डर्स दे रहा है या सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें आपके ना क्या कहते हैं, बेसिकली मोटिवेट करने का भी काम डायरेक्टिंग फंक्शन में करते हैं आपके सुपीरियर्स, ठीक है। अगर आप मतलब मोटिवेशन क्यों किया जा रहा है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है, क्यों हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ठीक है, ताकि आप अपनी अपना पूरा 100% दे के काम करो अपना। मतलब देखो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से खुद जागती है, ठीक है। बाहर वाला तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा, अगर आपको भाई कितना भी मोटिवेट कर ले, लेकिन अगर आप खुद नहीं चाह रहे ना अपने अंदर से, ठीक है, तो कोई दुनिया की ताकत आपसे वो काम नहीं करवा सकती।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको थोड़ी सी हेल्प करते हैं आपके जो सुपीरियर्स होते हैं, ठीक है, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ, आप मोटिवेट होकर काम करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आप बिल्कुल आप अपना बेस्ट दोगे अपने पूरे काम में। चलिए अगला पॉइंट है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन क्या काम करता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, टू फैसिलिटेट चेंज। देखो ये क्या मतलब है इसका, कि देखो जब कंपनीज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, कभी कोई चेंज कभी कोई चेंज। आपने अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा हो बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आपने देखा होगा कि जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत चेंज होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, और ये हमारा काम है कि हमको इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना पड़ेगा। ठीक है ना, चेंज विद चेंज इन इन्वायरमेंट, आप जानते हो। ठीक है, ये कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये आप खुद अपने आप से जानते हो, इतने बड़े तो आप हो चुके हो कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये क्या काम करता है, जो आपका जो मैनेजर है, ठीक है, अब देखो हर एम्प्लॉय चेंज पसंद नहीं करता। ठीक है ना, अगर आप उससे अगर मान लो कोई एम्प्लॉई को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो सिर्फ टाइपराइटर पे काम करता है, और एकदम से उससे आप बोलो कि अब कल से हम या एक हफ्ते बाद से हम ना सिर्फ कंप्यूटर्स पे ही काम करेंगे, तो क्या पता वो एकदम से घबरा जाए। ठीक है ना, अब उससे क्या होगा कि उसके काम पे अफेक्ट होगा। ठीक है, और अब ये काम ना मैनेजर का है कि वो क्या करे, वो उनको ना पता है कि भाई देखो इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, आपको एक करियर एडवांसमेंट मिलेगा। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी आएंगी। तो एक तरीके से ये काम होता है मैनेजर का कि जो भी कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करे, लोगों को उसके मुताबिक ढाल दे। ठीक है ना, मतलब लोग डर रहे हैं तो उनको समझाए कि भाई डरो मत। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी कर रहे थे, आप ये भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो फैसिलिटेट करना चेंज को, देखो चेंजेस होते रहते हैं, डरने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे देखो एक एग्जांपल आपको और देता हूं मैं। जैसे कि अब देखो, जैसे लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, अब आप बच्चों की क्या पढ़ाई रुक गई थी क्या? नहीं रुकी थी ना। अब देखो कोरोना वायरस है, ये चलता रहेगा ये तो। ठीक है, अब फिर बीच में लॉकडाउन लगा देंगे, जैसे ही केसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो क्या आपकी पढ़ाई रुक जाएगी? नहीं, क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम टीचर्स को बोला गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो देखो हर टीचर को नहीं आती भाई ऑनलाइन क्लासेस लेनी, बहुतों को प्रॉब्लम भी हुई थी। ठीक है, बच्चों ने खूब बेवकूफ बनाया है, सर ये बटन दबा दो, वो बटन दबा दो, क्लास ओवर। आपने वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप चलाते हो। ठीक है ना, तो बेसिकली लेकिन फिर भी देखो उन्होंने अपने आप को चेंज किया आप लोगों के लिए। ठीक है ना, उन्होंने अपना बिल्कुल ही तरीका बदल दिया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अपनी पूरी जान डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब खाली नहीं बैठ रहे, मतलब अगर उनको वो चीज करनी नहीं आती तो उन्होंने वो सीखी। ठीक है ना, देखो घबराए भी होंगे, चेंज किसी को पसंद भी नहीं होता कि एकदम से फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो काम तो करना ही है। ठीक है ना, तो अपने आप को ढाला ना उन्होंने। बात समझ में आ रही है? और कहीं ना कहीं उनके सुपीरियर्स ने उनकी हेल्प करी होगी। ठीक है ना, कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। ठीक है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन आप प्लीज स्टार्ट तो करो कम से कम। तो बात समझ में आ रही है आपको? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन के बारे में। देखो सिर्फ 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। या फिर मैं बोलूं एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 4, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं आपका पहला सुपरविजन के बारे में। देखिए सबसे पहले ये देखिए आप कि सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर एंड विजन। ठीक है, विजन मतलब क्या होता है? देखना। सुपर मतलब ओवर, मतलब ऊपर देख, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। ठीक है, सुपरविजन क्या है? सुपरविजन बीइंग एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेज हिज हर सबऑर्डिनेट। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट पे नजर रखता है हर मैनेजर। समझ में आ गया? अच्छा देखो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं, सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर, जानते हो उसका मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, और एम्प्लॉय मतलब जो उसके अंडर में काम कर रहा है। ऐसा ही आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, सुपीरियर मतलब वही बॉस, एम्प्लॉयर, और सबऑर्डिनेट मतलब आपका एम्प्लॉय। समझ में आ गया? सिंपल है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन दिस सेंस
supervision can be understood as the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective. Okay, it means overseeing what is being done by subordinates and giving instructions to ensure optimum utilization of resources and achievement of targets. देखो बहुत सिंपल है, क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है, कि देखो क्या काम सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है, और ये इंश्योर करना कि सारे जो रिसोर्सेज का यूज होना था क्या वो ठीक से हुआ, और जो भी टारगेट्स अचीव करने थे क्या वो ठीक से हो रहे हैं या होंगे, मतलब जो भी है कि एक तरीके से नजर रखने की बात हम कर रहे हैं सुपरविजन के अंदर, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट पे नजर बनाए रखना। बेसिकली अगर मैं बात करूं सिंपल सेंस में तो सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन ना एक बेसिकली मिडलमैन, अगर मैं बोलूं सुपरवाइजर आपका एक मिडलमैन का काम करता है, किसके बीच में, मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। मैनेजमेंट अगर कोई काम देगा तो किसको देगा, सुपरवाइजर को। अब सुपरवाइजर का काम है वो काम करवाना अपने एम्प्लॉयज से, ठीक है जी। देखो कितना सिंपल है, मैनेजमेंट ने कोई काम बोला करने के लिए या फिर कोई प्रोसेस ओपन किया, उस प्रोसेस का एक सुपरवाइजर होगा, ठीक है। अब वो सुपरवाइजर क्या करेगा, वो सुपरवाइजर के अंडर में 5-6 जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो उनसे काम करवाएगा, और जो भी काम मैनेजमेंट ने दिया है करने के लिए उस काम को वो कंप्लीट करके देगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका वन वे। अब सेकंड वे क्या है कि जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, अगर एम्प्लॉइज के कोई सजेशंस हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, इसका किसी भी काम से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर उन कंप्लेंट्स को, उन सजेशंस को मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक ब्रिज का काम किया सुपरवाइजर ने बीच में, ठीक है, एक मिडलमैन का काम किया, एक इंटरमीडिएट का काम किया, ठीक है ना। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉमन सेंस है यार, देखो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, और अपनी बुक को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना या मेरे को मेल कर देना, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई आपकी चीज छूटे नहीं, ठीक है ना। देखो जो भी डाउट है आप यहाँ पे क्लियर कर लो, ताकि एग्जाम में आपकी कोई गलती ना हो, कि आपके एग्जाम में केस स्टडीज आएंगी और फिर वहां पे आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप क्वेश्चंस को गलत भी कर दोगे, ठीक है ना। और वहां पे क्वेश्चन गलत का मतलब है फिर वे नंबर कटेंगे आपके। और यार 12th क्लास में हो, आपके यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, और बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा, क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं इसके, आप देख ही रहे होगे यार, देखो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम देखेंगे अब रोल ऑफ सुपरवाइजर, कि एक सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, ठीक है। देखो इनके बारे में ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप सब देख रहे हो और आपको सब पता है इनके बारे में, ठीक है। एक सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, देखिए, पहला प्लानर, ठीक है, प्लानिंग करता है। मैनेजर का काम करता है, ठीक है, गाइड भी करता है। एक मीडिएटर का काम करता है, देखो मैंने आपको अभी बताया, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का एक मिडलमैन, एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है ना। सुपरवाइजर, काउंसलर, काउंसलिंग करता है, ठीक है। तो ये सारे रोल्स होते हैं आपके सुपरवाइजर के। तो चलिए आगे हम देखते हैं मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन के बारे में भाई आप सब जानते हो, पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को ना पता हो कि मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल कॉमन सा ऑर्डिनरी सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो कि मैं जिम करता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं जिम करता हूं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जैसे मेरा वेट ज्यादा होने के कारण मुझे जिम करने में आलस आता है, परेशानी होती है, मेरा करने का मन नहीं करता, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसा मेरा मेरा वेट ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल की तरह ले लो इस बात को, ठीक है। तो मेरा मन नहीं कर रहा, मान लो कि मेरा कि नहीं यार थक गया मैं ये वो, ठीक है। तो फिर मेरे ट्रेनर ने आके मेरे से बोला नहीं यार ये एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं और बताऊंगा, लेकिन करनी है भाई साहब, आप ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है। थक रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो मेरे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या चाहता है कि मैं खुद से, ठीक है, मैं खुद से अपने अंदर सेल्फ मोटिवेटेड होके उस काम में अपना 100% डालूं, ठीक है ना। इन बिजनेस कंटेक्स्ट, अगर मैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करूं, इट मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डिजायर्ड मैनर मतलब जिस तरीके से काम मांगा गया है, जैसा कंपनी चाहती है, ठीक है, वैसा ही काम करके दे सबऑर्डिनेट,
समझ में आ गया, आपका कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है ना। यही मतलब है मोटिवेशन का, कि मतलब एक तरीके से ना एक ऐसा प्रोसेस है मोटिवेशन जिसमें ना आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे, आपको सेल्फ मोटिवेटेड कर देंगे कि मतलब आप खुद से ही चाहोगे उस काम को करना, और ये चीज हेल्प करेगी किसी भी कंपनी के गोल को अचीव करने में। समझ में आ गया, बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो आई कांट डू इट, जिसमें से हम उस पीछे के पार्ट को काट रहे हैं, अपोस्ट्रोफी के पार्ट के पीछे को, उसके बाद हम आई कैन डू इट। ठीक है, देखो ये बताने की जरूरत नहीं थी वैसे मेरे को, ये आप देख भी रहे हो और आप समझदार हो बच्चे सारे। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, चलिए, तो होप कि आपको मोटिवेशन मतलब समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, देखो क्या होता है कि अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो वो सिर्फ अपना 10% दे रहा है। ठीक है, मतलब आपको अपना 90% खुद से डालना है उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब आप अगर खुद से ही नहीं चाह रहे तो सामने वाला कोई भी बकवास करके चला जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मतलब अगर आप कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आपने सर्च किया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद से मोटिवेट होना चाहते हो, तभी तो आपने वो सर्च किया, तभी तो आपने वो वीडियो ओपन करी। ठीक है ना, मतलब आप चाहते हो कि आप मोटिवेट हो, तो मतलब आप खुद से चाह रहे हो इस चीज को, और आपने वो वीडियो ओपन करी और आप उसको देख रहे हो, या फिर आप किसी से आप पूछ रहे हो कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, ये जो भी है। ठीक है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ताकि आपको वो मोटिवेट करे। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से क्या है कि आप खुद से अगर आप नहीं चाहते कि, ठीक है, तो आपसे कोई भी वो इंसान काम नहीं करवा सकता। ठीक है, तो चलिए, मोटिवेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, देखो बिल्कुल डीप में समझा दिया आपको मैंने। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। मोटिवेशन की ना कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स होती हैं। देखो मैंने यहाँ पे टीम्स लिखा हुआ है, ये मेरे से एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए आपसे। तो चलिए, इंटर रिलेटेड टर्म्स कौन सी होती है मोटिवेशन की। पहला मोटिव, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा मोटिवेटर। वो बहुत ही सिंपल है यार। मोटिव मतलब क्या होता है, देखो मोटिवेट करने के लिए किसी को एक मोटिव होना बहुत जरूरी है। बिना मोटिव के क्या मोटिवेट करोगे, बताओ जरा। अगर मान लो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपका एक मोटिव है कि 12th क्लास में मेरे को 95% मार्क्स लेकर आने हैं, 98% मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपका एक मोटिव है ना कि आपको 98% मार्क्स लाने हैं, अब आप उसके लिए काम करोगे। ठीक है ना, तो एक मोटिव होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा कोई मोटिव ही नहीं है, हमारा इरादा ही नहीं, हमारा मोटिव ही नहीं है कोई, तो हम किस चीज के लिए मोटिवेट होंगे। समझ रहे हो भाई, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो कर देखने के लिए गए, ठीक है, आपने कोई जैसे मान लो कि कोई बच्चा एक्सरसाइज करता है, कोई बच्चा अपना फैट लॉस करना चाहता है, ठीक है, या फैट गेन या फिर अपना वेट गेन करना चाहता है, ठीक है, तो वो वैसे ही वीडियो सर्च करेगा ताकि थोड़ा उसको मोटिवेशन मिले वो चीज देख के। ठीक है, तो उसका मोटिव क्या है, फैट लॉस करना या फैट गेन करना, दोनों में से कोई एक उसका मोटिव है। उसको लेके तो उसने कोई वीडियो सर्च करी यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं भी। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो एक मोटिव होना बहुत जरूरी है आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। चलिए, अगला पॉइंट है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन के बारे में आप पढ़ चुके हो, अभी मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये रहा। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्या करता है, एक्ट करता है इन अ डिजायर्ड मैनर, जैसा कंपनी चाहती है, किस लिए, टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, तो चलिए, थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड इंटररिलेटेड टर्म है मोटिवेशन की, मोटिवेटर। देखो मोटिवेटर क्या होता है, अब मोटिवेटर मतलब ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से आपको मोटिवेट किया जाता है कंपनी के एम्प्लॉयज में, जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। अब ये आपके आपके फाइनेंशियल्स भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। अगर थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दूं, वैसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल, जैसे आपका पे, बोनस, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट, पीयर रिकग्निशन, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके मोटिवेटर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको पे अच्छी मिल रही है, या फिर आपको मान लो कि आपने कोई काम किया अच्छा और उसको उसकी वजह से आपकी पे बढ़ा दी गई, ठीक है, आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी, ठीक है ना, या फिर आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो इससे क्या होगा, इससे आप मोटिवेट हो जाओगे। क्या हो जाओगे भाई, इससे आप मोटिवेट हो जाओगे। तो एक तरीके से आपकी जो सैलरी है, जो आपकी बड़ी सैलरी बड़ी है, उसने एक मोटिवेटर का काम किया। ठीक है, समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है। और देखो कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को ना पैसे ज्यादा लेना देना नहीं होता, समझ रहे हो, कुछ लोगों को पैसों से ज्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप उनको थोड़ी सी इज्जत दे दो, वो भाई साहब उसी में खुश हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो बेसिकली अब वो रिस्पेक्ट भी एक तरीके से मोटिवेटर का काम कर रही है। तो देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स ही आपको मोटिवेट करेंगी, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव से आपको मोटिवेट कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मोटिवेट करते हैं लोगों को, ठीक है। कहीं पे आप काम कर रहे हो, वहां पर आपको डेली डांट रहे हैं, सुना रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी कितनी भी हो, लेकिन जहाँ पे आपकी इज्जत ही नहीं हो रही, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, ठीक है, तो वहां पर आप कितने दिन काम करोगे बताओ जरा, कर ही नहीं पाओगे यार काम। बात समझ में आ रही है? इसलिए सबसे ज्यादा लोग जॉब्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर सोचते हैं बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो होप कि आपको मोटिवेशन और मोटिवेटर का मतलब समझ में आ गया है। तो चलिए आज इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, अब्राहम मैस्लोस की, ठीक है, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आपका कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, एंड देन चैप्टर इज ओवर। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज अब सबसे पहले देखो अपनी ना बुक को पढ़ना, ठीक है। आधे आधे डाउट्स तो आपके वहीं आपकी बुक ही क्लियर कर देगी। देखो बुक कोई भी बुरी नहीं होती, आप किसी भी बुक से पढ़ लो, आप किसी की बातों में मत आना कि उस बुक से पढ़ लो, इस बुक से पढ़ लो, बुक कोई भी बुरी नहीं होती। अगर वो मार्केट में है, बच्चे उसको परचेज कर रहे हैं, देखो पागल नहीं है पब्लिशर जो कोई भी बुक छाप देगा, ठीक है। पूरी रिसर्च होती है, पूरी चेकिंग होती है, तब जाके कोई बुक मार्केट में आती है। समझ रहे हो? तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं हेल्प कर ही रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। आधी अधूरी वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप काट काट के देखेंगे तो फिर आपको भी आप मतलब आप इरिटेट हो जाओगे यार, ठीक है। तो काट काट के मत देखना, वीडियो को पूरी देख लेना। देखो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से आपका आधा घंटा जाएगा, आप कहीं बैठे बैठे भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहीं ओवर करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर देना, ठीक है। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डाला हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।